नीलू अतुल से बहुत प्यार करती थी। इसी के साथ साथ उसने तो अतुल के साथ जीने मरने से लेकर बच्चों तक के सारे सपने देख लिए थे। आखिर देखे भी क्यों ना, दोनों एक दूसरे से 2 साल से प्यार जो करते थे। एक दिन नीलू अतुल से बोलती है, अतुल सुनो, तुम तो जानते ही हो मेरा इस दुनिया में मेरी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा कह क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया? कुछ बात है क्या? तुम जानते हो ना, नीलू अभी हॉस्टल में है, लेकिन जब वो वापस आ जाएगी तो तुम उससे हमारी शादी की बात कर लेना। आखिर उसका भी हक है हमारी शादी में। आखिर तुम उसके जीजू बनने वाले हो। व्हाट? शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? देखो नीलू, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद नीलू के पैरों तले से जैसे जमीन निकल जाती है और वो सदमे में पागल हो जाती है। जिसके बाद अतुल अपनी जिंदगी में मशरूफ हो जाता है। तभी पागल खाने में नीलू की बहन हिमानी उससे मिलने आती है और उससे बोलती है, दीदी दीदी ये क्या हो गया आपको? आप तो ऐसी नहीं थी, मुझसे बात करो, मुझे बताओ। मेरा अतुल आएगा, मुझे दुल्हन बनाकर लेके जाएगा। तू मेरी शादी में नाचेगी ना? दीदी बस करो, मुझसे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हिमानी ये सुनकर इतना तो समझ जाती है कि किसी अतुल नाम के लड़के ने उसकी बहन का दिल तोड़ा है। जिसके बाद अतुल की तलाश में वो लग जाती है और फाइनली उसे अतुल मिल जाता है। जिसके बाद वो कहती है, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है साले, तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। शादी तो तू अपनी एक्स से ही करेगा, यानी कि मेरी दीदी से। जिसके बाद हिमानी सुंदर सा तैयार होकर अतुल से जानबूझकर टकरा जाती है और उससे कहती है, ओ आई एम सो सॉरी, मैं आपसे गलती से टकरा गई। अतुल उसे देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है, क्योंकि वो नीलू से 2 गुना सुंदर थी। जिसके बाद वो हिमानी से बोलता है, ओह इट्स ओके, ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपसे टकराया। अब तो ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। अच्छा, तो क्या आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? अगर सामने आप जैसी सुंदर लड़की हो तो आदमी तो फ्लर्ट करेगा ही, और ना करे तो लालत है उस पर। ओ, फिर तो आप मुझसे अभी मेरा नंबर भी मांगोगे? नेकी और पूछ पूछ जी, आप जैसे हसीना का नंबर ना मांगू तो लानत है मुझ पर। हिमानी अतुल को अपना नंबर देकर जाने लगती है और कहती है, कितना कमीना इंसान है, दीदी इसके चंगुल में फंस कैसे गई? ये तो लड़कियों को देखते ही टूट पड़ता है। इस कमीने को सबक सिखाना तो बनता ही है। जिसके बाद हिमानी रोज अतुल से प्यार भरी बातें करने लगती है और अतुल उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब जाता है। दिन बीतते हैं और हिमानी नीलू के पास पागल खाने में उससे मिलने जाती है, जहाँ वो जाने के बाद उसे बोलती है, दीदी ये क्या हो गया? आपको पता भी है जिस इंसान के प्यार में आप पागल बैठी हो, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। उसका बस चले ना तो हर लड़की को अपनी जीएफ बना ले। अतुल को बोलो ना मेरी शादी के लिए नई साड़ी लेकर आए, वो भी ना अब तक नहीं आया। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ओफो, ये तो प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गई हैं। इनकी शादी तो इनके एक्स से ही करवानी होगी। इसके बाद हिमानी नीलू को पागल खाने से घर ले आती है। जिसके बाद वो अतुल से मिलने निकल जाती है। अब हिमानी अतुल से बहुत मिला करती और धीरे धीरे उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती। दिन बीतते हैं और एक दिन हिमानी अतुल से मिलकर बोलती है, अब हम और नहीं मिल सकते, मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। हमारा साथ बस यहीं तक था। क्यों जान, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जानती हूँ, पर तुम भी समझो, अब मेरी शादी की उम्र है और मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। कैसी बात कर रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम शादी किसी और से करोगी? अच्छा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सच में? इसका मतलब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ और तुम शादी की बात कर रही हो। क्यों नहीं करूँगा शादी। बस फिर क्या था। हिमानी अपने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बता देती है और ये सब नीलू सुनकर ताली बजाते हुए बोलती है, ये शादी होगी मेरी, मैं दुल्हन बनूंगी और अतुल दुल्हा। नीलू को जब ये यकीन आ जाता है कि अब अतुल उसकी जिंदगी में वापस आने वाला है और वो उसके लिए दुल्हन बनने वाली है, ये सुनकर नीलू ठीक होने लगती है और उसका मानसिक संतुलन अब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद हिमानी अतुल के घर वाले दोनों की शादी पक्की कर देते हैं और एक दिन अतुल हिमानी से कहता है, पता है, अगर तुम मुझे ना मिलती ना तो मैं तो पागल हो जाता। हाँ मानती हूँ, जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहो और वो आपको ना मिले तो कोई भी पागल हो सकता है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और अतुल और हिमानी की शादी का दिन आता है। अतुल दूल्हा बनकर मंडप में दुल्हन का इंतजार कर ही रहा होता है। जिसके बाद दुल्हन घूंघट में आती है, जो असल में हिमानी नहीं नीलू थी। बस फिर क्या था, हिमानी की तरकीब रंग लाती है और अतुल और नीलू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अतुल अपने जूते ढूंढते हुए बोलता है,
अरे मेरे जूते कहाँ गए? यहीं तो उतारे थे। कौन ले गया जूते मेरे? इतने में हिमानी आती है और कहती है, जीजू आखिर साली हूँ आपकी, जूते ऐसे तो नहीं मिलेंगे, जूते लो और पैसे दो। अतुल जैसे हिमानी की आवाज दूसरी तरफ से आते हुए सुनता है, उसकी नजर हिमानी पर जाती है, जिसके बाद वो हिमानी को अपने सामने खड़ा देख हैरान हो जाता है और हिमानी से बोलता है, हिमानी तुम यहाँ? तो मेरी शादी किससे हुई है? कौन है ये? इसके बाद अतुल दुल्हन का घूंघट हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो नीलू है, जिसे अतुल ने धोखा दिया था। जिसके बाद वो हिमानी को देखकर बोलता है, तुम हिमानी हो, यानी हेमलता, नीलू की बहन, जो हॉस्टल में थी। इसका मतलब तुमने ये जानबूझ के किया। ये सब कुछ प्यार व्यार सब नाटक था। हाँ मैं ही हिमानी यानी कि हेमलता हूँ। मैं नीलू की बहन हूँ जो कि हॉस्टल में रहा करती थी, और ये सब कुछ मैंने ही किया है सोच समझकर, ताकि मेरी बहन को इंसाफ मिले और तुम्हें जिंदगी भर का सबक मिले। इसके बाद अतुल को सब कुछ समझ आ जाता है कि हिमानी ने सब उससे बदला लेने के लिए किया था। तभी हिमानी बोलती है, क्यों हैरान हो गए ना? हाँ मैं हूँ हेमलता, उसी नीलू की बहन जिसे तुमने धोखा देकर बस छोड़ दिया था, और वो बेचारी पागल हो गई है बस तुम्हारे प्यार में। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे ये बताओ कि नीलू के साथ क्या हुआ था। सब कुछ जानना है मुझे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि तुम्हारे छोड़ जाने के बाद मेरी दीदी की क्या हालत हुई, वो किस तरह से पागल हो गई तुम्हारे प्यार के पीछे। मेरी दीदी तुम्हारे प्यार में इस तरह पागल हो गई कि ना तो टाइम से खाती थी और ना ही पीती थी और ना ही सोती थी, बस एक ही रट लगाए रखती थी कि मेरा तो लाएगा, कब आएगा, क्यों गया मुझे छोड़कर, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हिमानी उसको नीलू पर बीती हुई हर बात बताती है और अतुल को नीलू को छोड़ने के बाद नीलू का क्या हाल था ये भी, जिसे सुनकर अतुल को बहुत पछतावा होता है और वो बोलता है, नीलू मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम अपनी ये हालत बना लोगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा और कभी तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। जिसके बाद अतुल हिमानी को देखकर बोलता है, मुझे लगा था कि नीलू मुझे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये जरा भी पता नहीं था कि ये मुझसे इतना प्यार करती है और मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। हिमानी, अपनी बहन से शादी करवा के तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ नीलू का ध्यान मैं खुद से भी ज्यादा रखूंगा। अतुल तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ तुम पूरी जिंदगी मेरी बहन का साथ दो, और तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो तुम सीधा आकर मुझे बताओ, मैं अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद अतुल और नीलू एक साथ रहने लगते हैं और विधि विधान से हिमानी के ज्ञान से नीलू की शादी उसके एक्स से हो जाती है। अंकिता बाहर पार्टी करने के लिए जा रही होती है, तभी उसका पति संजय उसे टोकते हुए कहता है, अंकिता, कल रात तुम वैसे ही पार्टी से इतनी ज्यादा देर से आई हो और अब तुम फिर कहाँ जाने की तैयारी में हो? अरे कभी तो घर में रुक लिया करो। माँ भी मुझे बोलने लगी है कि तेरी बीवी कैसी सी है। तो आप माँ को बोल दो, अभी मेरी उम्र है पार्टी वार्टी करने की। अब घूमने नहीं जाऊंगी तो क्या उनकी उम्र में जाऊंगी? एक तो तुम मुझे कहीं लेकर नहीं जाते और मैं जा रही हूँ तो भी परेशान करते हो। मुझे तुम्हारे बाहर जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज रोज घूमती रहती हो तुम, उससे दिक्कत है। अरे तो मैं घर में पड़े पड़े करूँ क्या? अरे मैं अकेली बोर हो जाती हूँ घर में, इसलिए बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती हूँ। अब तुम्हें उसमें भी दिक्कत है, तुम तो समझो ना मुझे। हाँ, सब तुम्हें ही समझे, लेकिन तुम किसी को मत समझो, है ना? यही बोलना चाहती हो तुम? संजय, तुम ना ये बिना बात के गुस्सा मत दिलाया करो मुझे। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ और अब तुम ये मेरे आगे बकवास करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मेरे पास ना यही काम नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनती रहूं। तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ा तो तमीज में बात कर सकती हो तुम। संजय बोल तो रहा था, लेकिन अंकिता उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अंकिता ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी, बल्कि आज से पहले भी कई बार अंकिता ऐसे ही पार्टी में बिना कुछ बताए चली जाया करती और आने में बहुत समय लगाती। अंकिता के इस बर्ताव से उसका पति संजय तो बहुत परेशान हो गया था। कई बार संजय ने अंकिता को समझाया भी, लेकिन अंकिता पर इस बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन अंकिता ने पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसे बहुत ही ज्यादा नशा हो गया था। इसलिए अंकिता की दोस्त पूजा उसे घर लेकर आती है। ये देखकर संजय पूजा से कहता है, पूजा, तुम तो अंकिता की बहुत अच्छी दोस्त हो ना?
कम से कम तुम तो मेरी बात को समझो और अंकिता को समझाओ कि अब वो कुंवारी नहीं है बल्कि शादीशुदा है। अब उसके पीछे एक परिवार है। संजय, तुम तो अंकिता को अच्छे से जानते ही हो। उसे कोई भी कुछ अच्छे से समझाए तो वो उसे खुद का दुश्मन ही समझ लेती है। अंकिता मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। लेकिन अंकिता जिस तरह की हरकत कर रही है, इससे जरूर अंकिता कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम में जरूर फंस जाएगी। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। पूजा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। खैर, अभी बहुत रात हो चुकी है, मैं अपने घर चलती हूँ। और तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे बोलने पर एक बार फिर से अंकिता से बात करूंगी और उसे वापस समझाऊंगी। लेकिन पूजा, तुम इतनी रात में अकेले कैसे जा सकती हो? आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे यहाँ रुक सकती हूँ? मुझे घर भी तो जाना है। वहाँ पर मेरे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। तुम कितनी समझदार हो। अपने मम्मी पापा की, अपने आसपास के लोगों की तुम्हें कितनी ज्यादा फिक्र रहती है। काश ऐसी ही अंकिता होती तो कितना ज्यादा अच्छा होता ना। अब क्या कर सकते हैं हम? जो सच है हमें तो वही मानना होगा ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, मत रुको। लेकिन मैं तुम्हें घर अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें घर तक छोड़कर ही आऊंगा, ठीक है? संजय पूजा को लेकर चला जाता है। पूजा अंकिता की बहुत अच्छी सहेली होती है। अंकिता पूजा के बिना कहीं भी नहीं जाती है। अंकिता का घूमना फिरना कम हो ही नहीं रहा था। एक दिन सुबह सुबह माला हाथ में पूजा की थाली लिए हुए मंदिर जा रही होती है। तभी माला को अंकिता दिखती है तो वो अंकिता से कहती है, अच्छा हुआ बहू, तू मुझे यहीं पर मिल गई। मैं मंदिर ही जा रही थी। चल अब तू भी मेरे साथ चल। माँ जी, आज तो भूल जाओ, मैं फिर कभी आपके साथ चलूंगी। आज ना मेरे दोस्त घर पर आ रहे हैं, वो भी पहली बार। मैंने सबको बुलाया घर पर पार्टी देने। मैं तो आपके साथ नहीं चल सकती। लेकिन बहू, तेरे दोस्त सुबह सुबह ही थोड़ी आ जाएंगे और तेरे पास कोई ठीक ठाक कपड़े नहीं है क्या? जब देखो ऐसे ही कटे फटे कपड़े पहनती है। अरे कभी तो कुछ अच्छा पहन लिया कर। अरे आपको मंदिर जाना था ना, तो चलो जाओ। मुझसे क्यों बातें करने में टाइम वेस्ट करती हो? अंकिता की बात सुनकर माला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और माला गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी माला की नजर शराब की बोतल पर पड़ती है। माला शराब की बोतल को देखकर उससे कहती है, बहू, ये क्या है? आज तक मैंने अपने घर पे मांस मच्छी तक नहीं आने दिया और तू ये शराब ले आई। तो क्या हो गया? मैं कौन सा बोल रही हूँ कि आप पीना? मैं तो अपने लिए और दोस्तों के लिए लाई हूँ ना। अब इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है क्या? बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब तक ये सब घर के बाहर ही होता था, लेकिन अब तो तू घर पर भी ये सब करने लगी है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तू अपनी शादी पर ध्यान क्यों नहीं देती है? मैं खुद अपनी शादी वादी पे ध्यान दे दूंगी। आपको इससे ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपने काम से काम रखो। मेरे काम में आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझिए आप? अंकिता की बात सुनकर माला शराब की बोतल को नीचे फेंक देती है और बोतल वहीं टूट जाती है। ये देखकर अंकिता भी अपनी सास की पूजा की थाली को नीचे गिरा देती है। दोनों सास बहू गुस्से में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये पूरी घटना संजय भी देखता है। संजय को अंकिता पर बहुत गुस्सा आता है। उसी शाम अंकिता और माला सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी संजय अंकिता की दोस्त पूजा के साथ वहाँ आता है और कहता है, अंकिता, तुम पूजा को तो अच्छे से जानती ही हो, तुम्हारी सहेली है ना? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पूजा को मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? और पूजा, तुम मेरे पति के साथ कैसे? अंकिता, तुम्हें शायद हमारी बात सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन सच में मैं और नहीं छुपा सकता। अंकिता, मुझे तुम्हारी दोस्त पूजा से बहुत प्यार है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी मैं हूँ और मेरे होते हुए दूसरी शादी? अच्छा हुआ बेटा, तूने दूसरी लड़की पसंद कर ली। अब इसे तलाक दे दे और शादी कर ले। वैसे भी इसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। पूजा, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। सॉरी अंकिता, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब संजय से प्यार करने लगी। तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम हमारे बीच से खुद हट जाओ। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपनी ही बीवी की दोस्त से प्यार करते हुए। मैं तुम दोनों के बीच से हटने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? बल्कि मैं तुम दोनों को ही अलग करके मानूंगी। अंकिता को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अंकिता बहुत सुनाती है, लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं होता। संजय तो ठान चुका था कि अब वो अपनी बीवी की दोस्त के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहता है।
धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं, लेकिन अंकिता के सुधरने का कोई भी फायदा नहीं होता। कुछ दिनों बाद संजय और पूजा अंकिता के पास जाते हैं तो संजय कहता है, अंकिता, अब तो तुमने देख ही लिया ना कि मैं तुम्हारी दोस्त से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अंकिता, अब तुम संजय को डाइवोर्स दे दो, क्योंकि हम दोनों अब शादी करने वाले हैं। मुझे माफ कर दो संजय, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला अंकिता, तुम अब अपनी पार्टी करो, घूमने जाओ, जो करना है करो। नहीं संजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अपनी गलती मान रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अंकिता बहुत रोने लगती है। अंकिता को इतना रोता हुआ देखकर संजय उससे कहता है, अंकिता, ये सब एक नाटक था। हमने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाने के लिए ये सब किया। मुझे माफ कर दो, मैंने सबको बहुत परेशान किया। हाँ, तुम बस अपने बारे में सोच रही थी, जो कि गलत था। अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है। संजय भी फिर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये कहानी है मिताली की, जो कि बहुत ही सुंदर लड़की थी और जिसे मेकअप करने का बड़ा शौक था और उसे अपना खुद का पार्लर खोलने का सपना था। एक दिन मिताली अपनी माँ कमला के पास जाकर उससे कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हो सकता है आपको ये बात अच्छी ना लगे। ऐसे क्या कहना चाहती है जो पहले ही बोल रही है कि मुझे बुरा लगेगा? पहले बोल तो क्या बात है। माँ, मुझे मेकअप करना सीखना है। मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। तो इतनी सुंदर है, तुझे क्या जरूरत है मेकअप की? माँ, सुंदर की बात कहाँ से आ गई इसमें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे दूसरों का मेकअप करने का शौक है और मुझे भी अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलना है। तुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की? अरे जो करना है वो शादी के बाद बोलिए अपने पति से। हमारे पास कहाँ है इतने पैसे कि हम कोई पार्लर खोल सके। तेरी शादी ही ठीक ठाक से करवा दे हम, वही बड़ी बात है। ऐसे ही समय बीतता है और कमला अपनी बेटी की शादी राजेश नाम के लड़के से करवा देती है। और एक दिन मिताली अपने पति के पास जाकर उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे ना अपना सपना पूरा करना है। मेरी माँ ने कहा था जो भी करना है ना वो शादी के बाद करना। तो अब तो मेरी शादी हो गई है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सपना क्या है ये तो बताओ। मुझे खुद का पार्लर खोलना है। मुझे मेकअप का बहुत शौक है। ब्यूटी पार्लर खोलना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेकअप करना भी तो आना चाहिए। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें पार्लर का कोर्स करवा सकूं और एक पार्लर खोल के दूं। एक गरीब इंसान का ना ठीक से घर चल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। अपने पति की बात सुनकर मिताली को थोड़ा दुख होता है और मिताली अपनी सास सुधा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बोल, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बोल रही है? मैं क्यों नहीं करूँगी तेरी मदद। तू पहले बोल तो कि काम क्या पड़ा है तुझे। माँ, मुझे लोगों का मेकअप करने का बहुत शौक है और मैं खुद का पार्लर खोलना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे बहू, इस उम्र में मैं क्या ही तेरी मदद कर पाऊंगी, वो भी पैसों को लेकर। मैं तो खुद अपने बेटे की कमाई पर जिंदा हूँ। मुझे तेरे सपनों से और तेरे शौक से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, चाह कर भी तो मैं तेरी कोई मदद कर नहीं सकती। मिताली अपनी सास और पति की बात से पूरी तरह सहमत थी, लेकिन वो अपने सपने को भी पूरा करना चाहती थी। मिताली पास के ही पार्लर में साफ सफाई करने का काम पकड़ती है और वहाँ वो साफ सफाई का काम करते हुए पार्लर में मेकअप होता हुआ देखती रहती। एक दिन मिताली ब्यूटी पार्लर से अपना काम खत्म करके वापस आ रही होती है कि तभी मिताली को पार्लर वाली रोकते हुए कहती है, अरे मिताली रुक, इधर आ, जरा मेरी बात तो सुनती जा। मिताली पार्लर वाली के पास जाती है। तभी पार्लर वाली उसे कुछ मेकअप का सामान देते हुए कहती है, ये ले मिताली, ये कुछ मेकअप के सामान है, इसे तू लेती जा। ये काफी समय के हो गए हैं और अब कुछ नए प्रोडक्ट मंगवाने वाली हूँ मैं। दीदी, क्या मैं इन सामान को लेकर आपके पास आ जाऊं? तो क्या आप मुझे इनका मेकअप करना सिखा देंगे? मुझे बचपन से ही पार्लर का बहुत शौक है और मैं इसको सीखना चाहती हूँ, लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही। अरे मिताली, तू चिंता मत कर, और बस इतनी सी बात, यही बात थी तो तू मुझे पहले बता देती। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, तो चिंता मत कर। समय बीतता है और मिताली अब रोज अपने पार्लर वाली के पास आती और उसकी मदद करती और खुद भी सीखती। शाम को पार्लर की सफाई करके वो चली जाया करती। बीतते समय के साथ धीरे धीरे करके
मिताली को भी मेकअप करना आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मिताली सुबह सुबह पार्लर जा रही होती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि पार्लर वाली है ही नहीं। मिताली साफ सफाई करने में लग जाती है कि तभी कुछ कस्टमर पार्लर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद मिताली को पता चलता है कि पार्लर वाली आज आएगी ही नहीं। मिताली कस्टमर के पास जाकर उनसे कहती है, दरअसल आज दीदी नहीं आ पाएंगी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाए? हमें तो आज शादी में जाना है। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या मैं आप लोगों का मेकअप कर सकती हूँ? और कोई उपाय तो है ही नहीं, एक काम कर तू ही कर दे। कुछ देर बाद मिताली सभी लोगों का मेकअप करने लगती है और तभी एक कस्टमर मिताली से कहती है, देख मिताली, मेकअप ऐसा करियो जो अच्छा लगे, ऐसा मत करियो कि मुंह पे लगे कि वाइट पुट्टी कर दी है और गर्दन काली लगे। दोनों का रंग एक जैसा ही लगना चाहिए। मिताली कस्टमर की बात सुनकर उसी तरह से मेकअप करने लगती है और कुछ देर बाद मेकअप खत्म करते हुए उससे कहती है, लीजिए, आप सभी का मेकअप हो गया। मेरी आशा है कि आप लोगों को मेरा किया हुआ मेकअप पसंद आए। कस्टमर मिताली को पैसे दे रही होती है, लेकिन मिताली वो पैसे नहीं लेती। अगले दिन सुबह मिताली फिर से पार्लर आती है और वहाँ साफ सफाई करने लगती है। तभी धीरे धीरे करके कल वाले कस्टमर पार्लर में आना शुरू हो जाते हैं और पैसे देते हुए कहते हैं, अरे इतना अच्छा मेकअप किया है इस लड़की ने। सब लोग हमारे मेकअप की तारीफ कर रहे थे और सब पूछने लगे थे कहाँ से मेकअप करवाया है। हमने तो सबको आपके शॉप का एड्रेस भी दे दिया है। कस्टमर की बात सुनकर पार्लर वाली बहुत खुश होती है और दिन पर दिन अब उसकी शॉप पर ज्यादा लोग मेकअप करवाने आने लगते हैं। समय बीतता है और अब मिताली अपने घर में एक छोटा सा खुद का पार्लर खोलती है। मिताली की दुकान देखकर लोग उसकी दुकान में आना शुरू करते हैं। मिताली को विदेश से मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का ऑफर भी मिलता है, तो उसकी सास और उसका पति उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकते। वो विदेश जाती है और मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, जहां वो फेमस लोगों का मेकअप करती है। मिताली इस कॉन्टेस्ट को जीत भी जाती है, जिसमें उसे एक ट्रॉफी दी जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर वापस आती है। मिताली को देखकर उसकी सास सुधा उससे कहती है, आ गई बहू तू, कैसा रहा सब कुछ? बढ़िया तो था ना? माँ जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ। मुझे जो विदेश से ऑफर मिला था मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट का, वो मैं जीत गई हूँ। ये देखो मेरी ट्रॉफी और ये कुछ तस्वीरें जो मैंने उन लोगों के साथ खींची थी। चलो अब तुम खुश तो हो ना? तुम्हारा सपना जो पूरा हो गया। हाँ राजेश जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अब मैं एक अपनी बड़ी सी दुकान खोलूंगी जिसका नाम रखूंगी विदेशी बहू का पार्लर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तो तुम्हें यही करना चाहिए। अब मिताली अपना एक बहुत बड़ा पार्लर खोलती है, जिसका नाम वो विदेशी बहू का पार्लर रखती है। लोग उसकी दुकान में आना शुरू हो जाते हैं और मिताली की ट्रॉफी और बड़े बड़े लोगों के साथ मिताली की फोटो को देखकर कहते हैं, अरे मिताली, तूने इन लोगों का भी मेकअप कर दिया। तू तो बहुत आगे निकल गई। मिताली चल, अच्छा है, अब हमको दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक रोज मिताली की दुकान में वो पार्लर वाली आती है, जिसे उसने सबसे पहले मेकअप करना सीखा था। वो पार्लर वाली को देखकर मिताली कहती है, दीदी आप यहाँ? ऐसे क्या हुआ? क्यों मैं नहीं आ सकती यहाँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? आपके लिए तो ये हमेशा खुला है। आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि आप कैसी हो, क्या हाल चाल है आपके? अरे मिताली, मैं तुझे क्या बताऊँ, जब से तू विदेश से आई है तब से मेरे पार्लर में कोई भी नहीं आता। सबको मिताली के विदेशी पार्लर की आदत हो गई है। सबको तेरे हाथ का मेकअप पसंद आने लगा है। मेरी दुकान तो बंद करने के कगार पर आ गई है। अब तो आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अब आप आराम करो। अब हम लोगों की काम करने की उम्र है। हाँ मिताली सही कह रही है, अब तो काम हो भी नहीं पाता मुझसे। सोच रही हूँ बंद ही कर दूँ। कभी कुछ करवाना हुआ ना तो तेरे पास ही आ जाया करूँगी। आप कभी भी आइए, आपके लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।